हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली बेस पे द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको कवर करते हैं। तो आज है 27 सितंबर। आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है, भारत में आरडी सर्वेक्षण को लेकर जो निजी एरिया है उनसे जो कमज़ोर व्यक्ति हैं जो कमज़ोर एरिया है उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है, और जो नई खेती की तकनीक है उससे मरुस्थलीकरण रोकने की जो संभावना है वो कैसी है। भारत ने मोदी और जो पुतिन के बीच में वार्तालाप हुई है उस पर नाटो के जो प्रमुख हैं उन्होंने टिप्पणी की है और पूरी तरह से उस टिप्पणी को निराधिकार जो है वो बता दिया है। तो आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहने वाली है, गवर्नमेंट सर्वे ऑन आरडी इन इंडिया गेट्स वीक रिस्पॉन्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। जो ये खबर है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है। भारत सरकार के द्वारा जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके द्वारा आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान एवं जो प्रौद्योगिकी सर्वेक्षण है उसमें जो निजी एरिया है उससे बहुत ही कम जो प्रतिक्रिया है उनको वो मिली है, जिसके कारण उनकी जो रिपोर्ट है वह प्रकाशित करने में देरी हो रही है। और जो ये सर्वेक्षण है अगर देखें तो यह 2024 की जो शुरुआत है, जो 2024 के अंत में जो है इसकी स्टार्टिंग की गई थी, और जो कंपनियां हैं उनको 30 सितंबर 2025 तक जवाब देने का समय दिया गया था कि वह इस मामले में अपना जो जवाब है वो जल्दी से दें। और जो सरकारी संस्थान हैं उनके अंदर 73% जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मिल चुकी हैं, लेकिन जो पंजीकरण उद्योग के निकाय हैं उन्होंने केवल 35% ही जो है वो इसके बारे में प्रतिक्रियाएं दी हैं, और बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उन्होंने महज 9% की जो प्रतिक्रियाएं हैं उनकी तरफ से आई हैं। और जो ये समस्या है कि भारत के अंदर R&D यानी कि जो अनुसंधान एवं विकास है उस पर खर्च का जो विश्लेषण है उसको प्रभावित कर रही हैं, जहां पर जो निजी एरिया है उसके अंदर उनका जो योगदान है वो पहले से ही बहुत कम जो है वो दिखाई दे रहा है। तो जो ये न्यूज़ है अगर इसके जो मेन पॉइंट हैं उनको देखें तो सर्वेक्षण का उद्देश्य जो है वो क्या है। यह जो सर्वेक्षण है भारत के अंदर जो R&D की जितनी भी गतिविधियां हैं या फिर उनके खर्चे हैं, नवाचार का जो मूल्यांकन करते हैं, जो कि नीति के निर्माण में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट डाटा होता है उसको जो जानकारी होती है वह प्राप्त करता है। और जो प्रतिक्रियाएं हैं इसकी स्थिति को लेकर कि जो सरकारी R&D संस्थान हैं उनकी मजबूत प्रतिक्रिया 73%, लेकिन जो निजी एरिया है उनके अंदर कमज़ोर जो उद्योग निकाय हैं उनकी 35%, और जो MNCS है उसकी केवल और केवल 9% जो हमें भागीदारी है वो मिल रही है। इनकी तरफ से जो है इतने % की प्रतिक्रिया दी गई है। और जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके द्वारा जो ये आयोजित वर्कशॉप है इसकी चर्चा भी उनके द्वारा की गई है। और जो R&D है अगर उसके खर्च को देखें तो भारत का जो कुल R&D के अंदर खर्च यानी कि जो GDP है उसका 0.64% देखने को मिलता है, जिसमें से 75% सार्वजनिक एरिया से आता है, और जो निजी एरिया हैं उनके अंदर से 36.4% के करीब जो है वो आता है। और जो अमेरिका है, चीन है या फिर जो जापान है, इन जैसे देशों में निजी एरिया के अंदर 70% से अधिक योगदान हमें देखने को मिल रहा है। और जो क्षेत्रीय एकाग्रता है यानी कि जो निजी R&D है उसके मुख्य रूप से दवा एवं जो फार्मास्यूटिक हैं उन पर 33.6%, और जो IT परिवहन है, रक्षा है या फिर जो बायोटेक्नोलॉजी है उसके अंदर निहित हैं केंद्रित हैं। और अगर इसके प्रभावों को देखें तो इसका जो नीति निर्माण है उस पर भी हमें इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। जो इसका हमें अपूर्ण जो डाटा प्राप्त होता है उसके कारण R और जो D है इसके अंदर निवेश और जो नवाचार की नीतियां हैं वह भी प्रभावित होती हैं, जिससे कि भारत का जो वैश्विक
नवाचार का सूचांक है, जैसे कि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वह बहुत ही कमज़ोर रहेगा। और जो आर्थिक विकास है उसके अंदर भी बाधाएं देखने को मिलती हैं कि जो कम निजी निवेश है उससे अनुप्रस्थ जो अनुसंधान है उस पर ध्यान जो है वो कम हो रहा है, और जो व्यावसायिक नवाचार है उसको भी यह प्रभावित कर रहा है, जिससे कि जो ब्रेन ड्रेन है वो बढ़ रहा है। और जो उद्योगों की अकादमी है उसका सहयोग भी बहुत ही कमज़ोर पड़ रहा है। और जो वैश्विक तुलना में अगर पिछड़ेपन को देखें तो चीन जो है 2.1% की जीडीपी और दक्षिणी कोरिया 4.2% की जो जीडीपी है जैसे देशों से पीछे रहने से भारत की जो प्रतिस्पर्धा है उसकी क्षमता और अधिक घट रही है, खासकर जो हाईटेक का एरिया है उसके अंदर। और जो समाधान है इसको लेकर कि इसके समाधानों में क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो पहला जो उपाय है प्रोत्साहन का उपाय। जो निजी एरिया हैं उनको और अधिक आकर्षित करने के लिए जो टैक्स होता है उसके अंदर छूट, या फिर जो पेटेंट सुरक्षा है उसको मजबूत करना, और जो पीपीपी यानी कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसको और अधिक बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि यह जो वृद्धि है वो हमें देखने को मिले। जो उद्योग अकादमी सहयोग है उसको में भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। जो अनुप्रस्थ अनुसंधान पर जो फोकस है उसको बढ़ाना चाहिए, जहाँ पर जो निजी निवेश है उसकी व्यवहारिक लाभ जो है हमें देखने को मिल सके। और जो इसका सर्वेक्षण है उसके अंदर भागीदारी के लिए जागरूकता के जो अभियान हैं वे भी चलाए जाने चाहिए, और हमें नीतिगत सुधार भी करने चाहिए। यानी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण है 2025 की जो सिफारिश हैं अगर उनके अनुसार देखें तो निजी एरिया को R&D में 50% तक का योगदान जो है वो ले जाना चाहिए। जैसे कि जो अमेरिका है उसमें गूगल, जो अमेजन जैसी दिग्गज हैं उनके द्वारा किया जा रहा है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ भी जो है वो किया जाना चाहिए। और इससे जो शासन है उस पर क्या इफ़ेक्ट जो है वो देखने को मिलता है, तो जो नीति निर्माण है उसके अंदर बाधा देखने को मिलती है। जो अपर्याप्त डाटा होता है उससे R&D की जो नीतियां हैं वो प्रभावित होती हैं, और जो जवाबदेही है वो कमज़ोर हो जाती है। जो निजी एरिया होते हैं उनके अंदर अपनी जो बिना इच्छा के शासन की जो विश्वसनीयता है वो घटाएगी, और जो संसाधन का असंतुलन है यानी कि जो गलत हमें डाटा मिलता है उससे फंडिंग का जो दुरुपयोग है वो भी अधिक संभव है। और जो पीपीटी है वो कमज़ोर है, जिससे कि उद्योगों की जो अकादमी सहयोग है वो प्रभावित होता है। और जो वैश्विक छवि है यानी कि कम जो R&D है उससे भारत की जो प्रतिस्पर्धा है वो कम हो रही है। जो जवाबदेही और विश्लेषण है यानी कि जो डाटा है उसका अभाव भी हमें देखने को मिलता है। निजी क्षेत्रों में 35% उद्योग और 9% जो MNCs है उसके अंदर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कम प्रतिक्रिया है, जिससे कि R&D का जो हमें इनपुट मिलता है वो स्टिक नहीं होता। इससे जो है नीतियाँ प्रभावित हो जाती हैं। और जो नियामक कमजोरियाँ हमें देखने को मिलती हैं, 30 सितंबर 2025 की जो डेडलाइन है वो नज़दीक है, उस पर अनुपालन को सुनिश्चित करने में कुछ विफलताएं भी देखने को मिल रही हैं। और जो लोकतांत्रिक प्रभाव है उसको देखें तो जो इनपुट की कमी है, जिससे कि सरकार जनता के प्रति जो सरकार की जवाबदेहिता है वह कमज़ोर हो रही है। और जो संस्थागत कमी है, जैसे कि जो CSIR की है वो सक्रिय होना चाहिए, लेकिन जो निजी एरिया हैं उनकी अनुपस्थिति जो है वो सम्मान को प्रभावित करती हैं। और अगर वैश्विक दबाव की बात करें तो भारत के अंदर 0.64% GDP और चीन के अंदर 2.1% जो है पिछड़ने से विश्वसनीयता जो है वो घटेगी। और जो निजी एरिया हैं उनके अंदर अगर भागीदारी के जो उपाय देखें तो जैसे जो वित्तीय प्रोत्साहन है वो 150 से 200% का टैक्स जो है उस पे छूट, और जो SMEs है उसके द्वारा किए गए जितने भी अनुदान हैं, और जो नीतिगत सुधार हैं जैसे कि जो भागीदारी है
वो अनिवार्य कर दी जाए, या फिर जो पेटेंट है उसको संरक्षण को मजबूत कर दिया जाए। और जो उद्योगों की अकादमी का सहयोग है, यानी कि जो पीपीपी का मॉडल है, उसके अंदर जागरूकता की जो कार्यशालाएं हैं वो मजबूत होनी चाहिए। और जो डाटा का प्रबंधन है, यानी कि जो इनपुट मिलता है उसके प्रबंधन में, जैसे कि जो ऑनलाइन पोर्टल होते हैं या वह जो है समय पर जो उनका डाटा होता है वो देने पर उन्हें पुरस्कार करना चाहिए। यानी कि जो भी समय पर अपना जो डाटा होता है उसके प्रबंधन को जो है अच्छे से सेटल कर लेते हैं तो उन्हें जो है पुरस्कार के लिए कहा जाना चाहिए कि उन्हें जो है ऐसा करने पर पुरस्कार दिया जाएगा। तो उसके अंदर भी फिर हमें सुधार देखने को मिल सकते हैं। जो संस्थागत सहायता है, जैसे कि जो निगरानी का प्राधिकरण है या फिर जो क्षेत्र की विशिष्ट नीतियां हैं, उनके अंदर भी सुधार जो है वो करने चाहिए। तो जो पूरी न्यूज़ से हमें क्या निष्कर्ष जो है वो मिलता है कि जो भारत है उसके अंदर R&D है उसके सर्वेक्षण में 2024 से 25 में निजी जो एरिया हैं वो कमज़ोर प्रतिक्रिया देते हैं। 35% के उद्योग हैं, उद्योगों से प्रतिक्रियाएं मिलती हैं और 9% जो है MNCs है उससे हमें प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो जो ये नीतियां हैं वह नीति के निर्माण में, शासन की जवाबदेही में या फिर जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है उसको प्रभावित करते हैं। और वर्तमान में जीडीपी का 0.64% R&D है उसके खर्च में निजी योगदान की जो समिति हैं, यानी कि निजी क्षेत्रों से 36.4% रहने से 2030 का 1% लक्ष्य खतरे में नज़र आ रहा है। जो तत्काल वित्तीय प्रोत्साहन है या फिर जितनी भी बाध्यकारी नीतियां हैं और उद्योगों की जो अकादमी है उनके सहयोग को बढ़ाने से जो ये अंतराल है इसको जो है वो पीछे रखा जा सकता है। अन्यथा जो भारत है उसका नवाचार का जो पारिस्थितिकी तंत्र है या फिर जो आर्थिक विकास है वह बहुत ही अधिक मात्रा में प्रभावित होगा। आज की हमारी जो अगली न्यूज़ रहेगी, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजी होल्ड पोटेंशियल टू स्टॉप डिस्क्रिपेशन। ये न्यूज़ जो है वो चर्चा में क्यों बनी हुई है, तो चलिए देखते हैं कि यह खबर क्या है। एक नई खेती की जो तकनीक है इजराइल के अंदर नेगेव रेगिस्तान में विकसित हुई है, जो कि जो मरुस्थलीकरण है यानी कि जो डेजर्ट है उसको रोकने की क्षमता रखती है। और इस तकनीक में जो जंगली गेहूं हैं उनकी जड़ों से प्राप्त जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि जो एजोस्पिरियम है, उसको आधुनिक गेहूं के बीजों पर लगाया जाता है, जो कि जड़ का विकास जो है वो तेज़ी से करते हैं। और जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन है वह भी करता है और 40% से कम पानी के साथ यह उग जाता है। और जो बेल्जियम का इंस्टीट्यूट है उसके प्रोफेसर गैदालिया जो सेलेफ हैं उन्होंने जो है इसके नेतृत्व में इस प्रयोग को सफल बताया है। और अब इसे राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ पर परीक्षण इसका किया जाएगा और इसको लागू करने की योजना भी बनाई जा रही है, जहाँ पर 20 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वो जो मरुस्थलीकरण है उसमें परीक्षण के लिए लागू करने की योजना है, जहाँ पर 20 मिलियन जो हेक्टेयर की भूमि है उसका मरुस्थलीकरण जो है वो प्रभावित होगा। और जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी है यानी कि जो मरुस्थल है उसकी एक वैश्विक समस्या है, जो कि भारत में 96 मिलियन जो हेक्टेयर भूमि है उसको प्रभावित करती है। और जो ICAR की रिपोर्ट है यह खबर इजरायली जो तकनीक है जो बैक्टीरिया का इनोकुलेशन है उसको हाईलाइट करती है, जो कि मिट्टी की जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाकर जल का संरक्षण और जो भूमि का पुनर्स्थापन है उसमें बहुत ही हेल्प करती है। जो कृषि और खाद का प्रसंस्करण है अगर उसे देखें तो जो तकनीक है वो सूखे क्षेत्रों में गेहूं उगाने के लिए माइक्रो जो बियरल है उनको इनोकुलेट्स जैसे कि जो एसोस्पिरिलियम बैक्टीरिया है उसका उपयोग करती है और वह नाइट्रोजन का जो फिक्सेशन है उसको बढ़ा देता है और 40% से कम पानी की जो ज़रूरत है वो इसको उगाने में पड़ती है।
और भारत का जो संदर्भ है कि राजस्थान और जो गुजरात जैसे मरुस्थलीकरण के एरिया हैं उनमें यह लागू हो सकता है, जहां पर थार मरुस्थल जो है फैल रहा है और वहां पर सतत जो कृषि है या फिर जो जैविक कृषि है उससे यह जुड़ा हुआ हो सकता है। और जो कृषि है और जो हमें प्रसंस्करण में जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिलेगी। भारत के संदर्भ में देखें तो राजस्थान, गुजरात जैसे जो मरुस्थलीकरण एरिया हैं उनके अंदर ये तकनीक लागू हो सकती है, जहाँ पर थार मरुस्थल जो है वो अधिक फैल रहा है और वहाँ पर जो सतत कृषि या फिर जो जैविक कृषि है उनसे जुड़े हुए लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वह जंगली जो गेहूँ होते हैं उनकी जड़ों से बैक्टीरिया को अलग कर आधुनिक गेहूँ पर लगाना, यह जो जीएम फसलें हैं या फिर जो माइक्रोबायोम है इंजीनियरिंग से संबंधित है। और जो नवाचार है कि इजराइल द्वारा विकसित जो भारत के ICAR है और जो DBT है यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसके साथ में सहयोग की संभावना जो है उसको दिखा रहा है कि जो इसके मुख्य बिंदु हैं जो तकनीकी विवरण है। इजराइल का जो नेगेव है कि रेगिस्तान में एक गांव में गेहूं उगाया गया बिना सिंचाई के, जो जंगली गेहूं है उसकी जड़ों से बैक्टीरिया को अलग कर लिया जाता है और जो आधुनिक गेहूं होते हैं उन पर उसको लगा दिया जाता है, जो उसकी जड़ का विकास बहुत ही तेज़ी से करता है और जो नाइट्रोजन का फिक्स है उसको करता है और जो रेतीली मिट्टी है उसमें पौधों को मजबूत बनाया जाता है। जो परिणाम है कि 40% से जो कम पानी होता है उसका उपयोग किया जाता है और जो उपज है और मिट्टी की जो उर्वरता है उसके अंदर सुधार भी देखने को जो है वो मिलते हैं। अगर इसका जो प्रयोग है वह वेजमैन जो इंस्टीट्यूट है उसके प्रोफेसर गैदालिया सैलेफ द्वारा किया गया है। संभावना है कि जो मरुस्थलीकरण है उसको रोकने में यह लाभकारी होगा, क्योंकि जो ये मिट्टी है उसको बांधता है और जल को जो है इकट्ठा कर लेता है। वैश्विक रूप से 1 बिलियन लोग जो हैं वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित जो हैं वो हैं, ऐसा UN की जो रिपोर्ट है उसके अंदर बताया गया है। भारत के लिए इसकी जो प्रासंगिकता है, जो थार मरुस्थल है राजस्थान में परीक्षण की योजना, जहां पर 20 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है उसको प्रभावित कर रहे हैं। जो राज्य सरकार है वह संभवतः है जो राजस्थान है उसे अपनाने की जो योजना है वो बना रही है, यानी कि राजस्थान के अंदर इसका जो परीक्षण है वो किया जाएगा। और जो इसका विश्लेषण है, हम जानते हैं कि जैसे कोई भी पॉइंट हो उसके नकारात्मक प्रभाव होते हैं और सकारात्मक भी होते हैं। तो चलिए सकारात्मक प्रभाव को देखें तो जो पर्यावरण है उस पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो मरुस्थलीकरण है वो कम कर मिट्टी को जो है संरक्षण प्रदान होगा, कार्बन की जो सिंक बढ़ेगी और जो जैविक विविधता है उसका भी संरक्षण हमें देखने को मिलेगा। जो ये जलवायु है उसका अनुकूलन, क्लाइमेट जो एडेप्टेशन है उसका एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। और जो कृषि है उसके अंदर कम पानी वाली जो फसलें हैं किसानों की आय को बढ़ाएंगी, विशेष रूप से जो सूखे एरिया होते हैं वह इससे अधिक प्रभावित होंगे। और भारत के अंदर 68% कृषि जो है वो वर्षा पर ही निर्भर होती है। तो जो आर्थिक अगर इसके लाभ देखें तो जो खाद्य सुरक्षा है इससे मजबूत हो जाएगी और जो आयात है वह भी इससे कम होगा। वैश्विक स्तर पर जो मरुस्थलीकरण है उससे सालाना हमें 42 बिलियन जो डॉलर है उसका नुकसान देखने को मिल सकता है। जो इसको लेकर चुनौतियां हैं कि जो इसकी लागत है या फिर पहुंच है उसको लेकर कि जो बैक्टीरिया है इसका इनोकुलेट्स जो है वो महंगा हो सकता है और जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए इसके लिए सब्सिडी जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। और जो इसका अनुकूलन है कि इजरायली जो तकनीक है उसको भारतीय मिट्टी की जो जलवायु है उसके अनुरूप जो है वो बनाना और जो फील्ड ट्रायल है वो भी इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पर्यावरण जोखिम
बैक्टीरिया का जो अनियंत्रित उपयोग है उससे मिट्टी के अंदर जो माइक्रोबायोम है उसको प्रभावित कर सकता है। जो नीतिगत हैं यानी कि जो भारत में बायोटेक का जो नियम है या फिर जो GEAC है उसके तहत इसको मंजूरी जो है वो मिलना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसान इसका विरोध जैसे कि जो GM मस्टर्ड केस है वैसे हो सकता है। और भारत में इसके संभावित जो परिणाम हैं हमें क्या क्या देखने को मिल सकते हैं कि राजस्थान के अंदर 58% जो भूमि है वो मरुस्थलीकरण यानी कि ICAR के अंदर आती है, जहां यह तकनीक जो है DDP के तहत लागू हो सकती है, जिससे कि वहां की जो डबलिंग होगी, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को लक्ष्य जो है उसको और अधिक बल दिया जाएगा। और जो वैश्विक है यानी कि विश्व के स्तर पर देखें तो भारत UNCCD के तहत 50 मिलियन हेक्टेयर की जो भूमि है उसको पुनर्स्थापित करने का लक्ष्य रखता है 2030 तक। और जो तुलनात्मक विश्लेषण देखें तो इजराइल की जो जो इरिगेशन है उसकी तरह यह तकनीक भारत के लिए मॉडल हो सकती है। चीन का जो लॉस है यानी कि जो प्लेटू है उसकी पुनर्स्थापना का प्रोजेक्ट है उससे सीख ली जा सकती है। जो समाधान है अगर उसके झुकाव देखें तो जो सरकारी कदम है यानी कि जो ICAR है और जो DBT है उसके माध्यम से पायलट जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की जा सकती है। इजराइल के साथ में जो MOU है वह भी साइन कर सकता है, यानी कि जो इंडो इजराइल एग्री फंड है उसका भी उपयोग किया जा सकता है। और जो किसान का केंद्रीकृत है यानी कि जो सोयल हेल्थ कार्ड है योजना में माइक्रो बिलियन जो टेस्टिंग है वो भी शामिल की गई है। और जो PM किसान है उसके तहत सब्सिडी जो है वो भी प्रदान की जाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो UNCCD का जो कोप है उसके अंदर ऐसी जो तकनीकें हैं उनको साझा किया जाना चाहिए। और जो G20 है उसके अंदर इसकी चर्चा भी की जानी चाहिए। इसी प्रकार से जो R&D जो है यानी कि जो CSIR है उसका लैब्स में अनुसंधान को बढ़ाना चाहिए। और उसका जो स्टार्टअप है यानी कि जो एग्री बाउंच जो फार्म्स हैं उनको जो अटल इनोवेशन मिशन के तहत जो है फंडिंग दी जानी चाहिए। इस पूरी न्यूज़ से हमें क्या निचोड़ मिलता है कि यह जो है विज्ञान, पर्यावरण और जो कृषि है उसके अंतर संबंध को दर्शाता है, जो कि भारत की जो सतत विकास की चुनौती है जैसे कि 30% की जो भूमि का संरक्षण है उससे जुड़ी हुई हैं। और इसे अपनाने से भारत की जो UNCCD है उसके लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। और किसानों की जो आजीविका है उसके अंदर भी हमें सुधार देखने को मिल सकता है। आज की हमारी जो लास्ट न्यूज़ रहेगी, इंडिया सेज नाटो चीफ्स रिमार्क ऑन मोदी पुतिन टॉक एंटायरली बेसलेस। जो ये न्यूज़ है वो क्या है? भारत ने जो नाटो है महासचिव मार्क रूटे की टिप्पणी को निराधार जो है वो बता दिया है, खारिज कर दिया है, जिससे कि उनका जो दावा किया गया कि जो PM मोदी हैं उन्होंने पुतिन से यूक्रेन युद्ध पर रणनीति मांगी है, यानी कि जो MEA है उन्होंने 26 सितंबर 2025 को इसे एक जो अटकलें भरा बताते हुए इसका खंडन किया, जो कि भारत रूस के जो संबंध हैं या फिर जो पश्चिमी दबाव है उनके बीच में संतुलन को दर्शा रहा है। और जो ये घटना है, दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है उसने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए भारत सरकार से जो है जवाब मांगा, जिसमें नाटो के जो प्रमुख हैं यानी कि जो मोदी पुतिन जो बातचीत है उस पर टिप्पणी को चुनौती दी गई थी। और भारत का जो रुख है कि जो विदेशी मंत्रालय है उन्होंने इसे निराधिकार कहते हुए कहा कि भारत हमेशा ही जो है बातचीत और शांति का पक्षधर रहा है हमेशा से। और जो नाटो है उसकी जो टिप्पणी है कि संभवतः है जो ये यूक्रेन युद्ध है और जो भारत रूस संबंध है उस पर पश्चिम की जो चिंताएं हैं उनको दर्शा रहा है, जिससे जो है भारत ने खारिज कर दिया। और अगर इसकी कानून के पहलू के बारे में जाने तो याचिका जो करता है संभवतः है नागरिक
या जो एनजीओ है उन्होंने दावा किया है कि यह भारत की जो संप्रभुता है उस पर हमला किया जा रहा है, जिस पर कि एससी ने केंद्र से एक तलब जवाब की मांग जो है वो की है। और अगर इसका विश्लेषण देखें तो जो इसके सकारात्मक प्रभाव हैं कि भारत की जो विदेश नीति है उसकी स्वतंत्रता बनाए रखी है, जो कि जो नॉन अलाइनमेंट है यानी कि जो 2.0 है उसका विस्तार करके, और जो कूटनीतिक मजबूती है कि जो पश्चिमी देश जो दबाव बना रहे हैं उनके बावजूद रूस के साथ जो भारत के संबंध हैं उसको प्राथमिकता दी जा रही है, जो कि भारत की बढ़ती जो वैश्विक स्थिति है यानी कि जैसे कि जो G20 है या फिर जो क्वाड है उसको दर्शाता है। और इसको लेकर क्या क्या चुनौतियां हैं कि जो पश्चिमी देश हैं जैसे कि यूएस है, यूके है, उनके साथ तनाव, जो S14 की डील है, और जो काटसा यानी कि CATSA जो काउंटरिंग अमेरिका एडवांसेस थ्रोट सेक्शन एक्ट है उसके तहत प्रतिबंध की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ रही हैं। और जो घरेलू दबाव है कि जो कुछ राजनीतिक दल हैं या फिर जो एनजीओ हैं वह पश्चिम के साथ सहयोग की मांग कर सकते हैं, जो कि राष्ट्रीय जो एकता है उसको प्रभावित करेगा। और जो आर्थिक जोखिम है कि जो यूरोपीय संघ है या फिर जो यूएस है उससे व्यापार भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि भारत और जो यूरोप है व्यापार में 2024 में अगर देखें तो 120 बिलियन जो डॉलर है वहां तक पहुंच गया था। और भारत की जो रणनीति है कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है UNGA सितंबर 2025 में शांति जो प्रभाव है, और जो SCO का सम्मेलन है जो कि अक्टूबर 2025 में होने वाला है उसमें रूस के साथ जो सहयोग है उसको मजबूत करना शामिल है। अगर तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो चीन जो है उसने रूस के साथ संबंध बनाए रखे हैं, जो कि बेल्ट एंड जो रोड इनिशिएटिव का पहल है उसके अंदर। लेकिन भारत का जो दृष्टिकोण है वो अभी भी संतुलित है, जो कि इसे जो क्वाड है उससे और रूस दोनों के साथ जो जोड़े हुए हैं। और जो समाधान और जुड़ाव देखें तो जो ये कूटनीतिक संवाद है कि नाटो और जो यूरोपीय देश हैं उनके साथ में द्विपक्षीय जो बातचीत होने वाली है या फिर जो भारत की स्थिति है उसको स्पष्ट करना इसका मकसद है। और अगर आर्थिक विविधता को देखें तो रूस पर जो निर्भरता है कम करने के लिए जो मध्य पूर्व के देश हैं यानी कि जो सऊदी अरब है या फिर जो अफ्रीका है उनसे ऊर्जा के स्रोत हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर कानूनी मजबूती देखें तो हाई कोर्ट में जो मजबूत दलीलें हैं वो पेश करके संप्रभुता की रक्षा जो है वो करनी चाहिए, और नागरिक की जो जागरूकता है उसको और अधिक बढ़ाना चाहिए। और जो सार्वजनिक कूटनीति है कि जो सोशल मीडिया होती है और जो वैश्विक मंच हैं उन पर भारत का पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, जैसे कि जो PM मोदी हैं उनकी UN जो CA है यानी कि जो उनका संबोधन है उसके द्वारा। और इस पूरी न्यूज़ से हमें क्या निष्कर्ष मिलता है कि भारत नाटो की जो टिप्पणी है उसको खारिज करके जो भारत की रणनीति है उसको स्वायत्तता दे रहा है, और रूस के साथ अपने जो संबंध हैं उनके अंदर मजबूती को दिखा रहा है। और जो MCA है उसका त्वरित जवाब जो है कूटनीतिक जो संयम है या फिर जो राष्ट्रीय हित है उनकी रक्षा को दर्शा रहा है। लेकिन जो पश्चिमी दबाव है और जो आर्थिक जोखिम है वो अभी भी बना जो है वो रह सकता है। हम जो है आगे भी आप सभी के साथ इसी प्रकार से जो करंट की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी उनको शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।